हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का माय प्रोग्रामिंग करियर सीज़न 1 एपिसोड 2 में। मैं आर्यन कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एआई डेवलपर्स, आप सभी का आज के इस एपिसोड में वेलकम करता हूँ। सो गाइस, पिछले वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं देखा है सो देख लीजिए। माय प्रोग्रामिंग करियर एक ऐसी सीरीज़ है जिसके पर एपिसोड को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, पर एपिसोड वाइज आपको जाना पड़ेगा, और अगर आप एपिसोड्स को स्किप करेंगे तो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। सो अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है सो देख लीजिए, उस एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के। और उसी के अलावा वीआई डेवलपर्स के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में भी माय प्रोग्रामिंग करियर सीज़न 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको वहाँ पर भी जो है चीज़ें मिल जाएगी। सबसे पहले तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक वीआई डेवलपर्स की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर लीजिए। एंड अगर आप लोग के माइंड में कोई भी क्वेश्चन आते हैं सो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। या फिर अगर आपको इस वीडियो के बारे में जो भी आपके फीडबैक्स है, आई वॉन्ट यू टू पुट इट ऑन द डिस्क्रिप्शन, ऑन द कमेंट बॉक्स। और मैं चाहता हूँ आपके हर एक फीडबैक को, चाहे आपको अच्छा लगा, चाहे आपको बुरा लगा, चाहे कोई इंप्रूवमेंट की नीड है या फिर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, अपने जो आप देख रहे हो वीडियो को, तो अपने जितने भी फीडबैक्स है वो मुझे कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बताते रहे, ताकि मैं उस तरीके से अपनी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट लाता रहूँ। और अगर कोई चीज़ मेरी आपको अच्छी लगती है तो मैं उसको उस तरीके से कंटिन्यू करता रहूँ। ओके गाइस, सो इसी के साथ लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इन वीडियोस के थ्रू आपको पता चलने वाली है। Okay everyone, so let's begin with our today's episode. गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया था कि प्रोग्रामिंग असल में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग किस तरीके से हमें हेल्पफुल हो सकती है प्रोग्रामिंग में, उसके कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, और इन सब चीज़ों को हमने जो है लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। और उसी के अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है, जिसमें बैक एंड, फ्रंट एंड, सर्वर साइड लैंग्वेज, क्लाइंट साइड लैंग्वेज, उसके अलावा सर्वर साइड लैंग्वेज क्या है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या है, इन हर एक चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसमें हम लोगों ने ये भी जाना था कि सर्वर कौन है, क्लाइंट कौन है। सो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो हम लोगों ने जान ली थी। सो आज जो है हम हमारे पर्टिकुलर टॉपिक, जो मोंगो का हमारा टॉपिक है, उसी टॉपिक के ऊपर हम आएंगे। बट बिफोर दैट वी शैल बी फोकसिंग ऑन द अदर टॉपिक जो कि आप लोग के बचे हुए हैं अभी स्टार्टर टाइम पे। तो बिफोर लर्न मोंगो डीबी आपको कुछ और चीज़ें भी समझनी पड़ेगी, और उसी चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले फोकस अप करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, आप लोग को मैं समझाऊंगा आर्किटेक्चर क्या होता है किसी भी सिस्टम का। ठीक है, पहले हमें सिस्टम का आर्किटेक्चर समझना होगा, उसके बाद हम सर्वर का आर्किटेक्चर समझेंगे। ठीक है, पहले हमें सिस्टम का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। सिस्टम मीन्स एवरीथिंग जो आप देखते हो। टेक फ्रीडम एक सिस्टम है, videvelopers.com एक सिस्टम है। ठीक है, आप अपनी दूसरी कोई ऐप्स ले लो, यूट्यूब एक सिस्टम है, गूगल एक सिस्टम है, जीमेल एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम यानी कि पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ हो रही है। सपोज टेक फ्रीडम है तो ये मल्टी फीचर्स ऐप है, एंड इसमें कई सारी चीज़ें जो है वीआई के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो हर एक फीचर के बाद इनका इनको अगर आप कंबाइन कर दो, इनका कॉम्बिनेशन ले लो, तो ये एक सिस्टम है। तो कोई भी सिस्टम कौन कौन से फैक्टर के बेस पे काम करती है, और किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। क्योंकि जब तक आप किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर नहीं समझेंगे तब तक आप उस सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाएंगे। सपोज आप बिल्डर है, ठीक है, अगर आपको कोई घर बनाना है तो घर का बेस अगर आप नहीं समझेंगे, या फिर घर बनता कैसे अगर ये आप नहीं समझेंगे, तो आप खुद के लिए घर नहीं बना सकते हो। राइट, तो इसीलिए आप लोग को समझना पड़ेगा कि आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर कैसा होता है किसी भी सिस्टम का। ओके गाइस, किसी भी प्रोफेशनल सिस्टम के आर्किटेक्चर जो है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। बैक एंड स्क्रिप्टिंग, फ्रंट एंड उसके यूआईज और उसकी स्क्रिप्टिंग, एंड डेटाबेस। ये 3 पार्ट्स रहते हैं मेनली किसी भी प्रोफेशनल आर्किटेक्चर में, प्रोफेशनल सिस्टम में। तो अब हम बात करते हैं कि ये तीनों के तीनों है क्या असल में, क्योंकि जब तक हम इन तीनों को नहीं समझेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये तीनों क्या है।
अच्छा, हम बैकएंड और फ्रंट एंड को तो समझ ही चुके थे, लेकिन इनको आर्किटेक्चर के फॉर्म में समझना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस वो फैक्टर है, डेटाबेस वो चीज़ है जो आपके पूरे बैकएंड और फ्रंट एंड को कंबाइन करके रखता है। फ्रंट एंड और बैकएंड की जो बोलते हैं ना वजूद जिनका बोलते हैं, जिनकी रिलेशनशिप जो होती है वो इस डेटाबेस की वजह से होती है। जो आपकी बैकएंड स्क्रिप्टिंग है वो डेटाबेस में से डेटा लेती है, उसके ऊपर अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस भी करती है, लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस, और वो डेटा फ्रंट एंड को असाइन करते हैं। फ्रंट एंड उस डेटा को डिस्प्ले कर देता है। तो किसी भी बड़ी सिस्टम में मोस्ट ऑफ जो की फैक्टर्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो यही तीन होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपकी सिस्टम कैसे बनेगी, आपकी सिस्टम कैसे चलेगी। ठीक है, अब फ्रंट एंड से मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है। फ्रंट एंड से आपके लिए वेब ऐप हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है। फ्रंट एंड से आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो फ्रंट एंड मतलब कुछ भी। ठीक है, फ्रंट एंड में आप वेबसाइट लगा लो, फ्रंट एंड में आप कोई दूसरी चीज़ें लगा लो। उनका काम सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करना और उसके साथ नया डेटा कलेक्ट करके भेजना है बैकएंड को। और बैकएंड हमेशा एक ही जगह पे होता है। बैकएंड या तो PHP में लिखा है या तो नोड में लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम अभी आजकल ये दो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है जिसमें बैकएंड लिखा जाता है। ठीक है, PHP जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नोड.js इटसेल्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और PHP के कुछ फ्रेमवर्क्स है लाइक लैरावेल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आजकल, और नोड.js का जो फ्रेमवर्क है Express.js, उसके थ्रू हम लोग कई सारी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेजर जिनमें बैकएंड हम लोग लिखते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो हमारा अपना सर्वर हो गया, लेकिन जो सर्वर की बात होती है तो हमारी अपनी सिस्टम की बात हो गई कि हमारी एक प्रोफेशनल सिस्टम बनाने के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए, हमें एक बैकएंड स्क्रिप्टिंग चाहिए, और हमें एक फ्रंट एंड चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें चाहिए। डेटाबेस डेटा होल्ड करेगा, बैकएंड स्क्रिप्ट उस डेटाबेस को ट्रिगर करेगा, और हमारी फ्रंट एंड उस डेटाबेस को डेटा को लेके बैकएंड से डिस्प्ले कर देगी। फिर अगर डेटा में कुछ चेंज करना है तो फ्रंट एंड बैकएंड को बोलेगा और बैकएंड डेटाबेस को बोलेगा। तो ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर बन गया है, ठीक है, हमारी सिस्टम का। लेकिन इस सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे सर्वर्स पे और हमारे क्लाइंट साइड एरियाज़ में। अब अगर वेबसाइट है तो वो पूरी की पूरी वेब, बैकएंड और सब कुछ सर्वर पे इम्प्लीमेंट होता है। अगर एंड्रॉयड ऐप है तो ऐप यूज़र के डिवाइस में ऑफकोर्स इंस्टॉल होती है, और उसकी जो बैकएंड होती है वो स्टिल सर्वर पे होती है, डेटाबेस भी सर्वर पे होता है। तो अब हमें सर्वर का कंपोनेंट समझना पड़ेगा कि सर्वर कैसे वर्क करता है। बहुत सारे लोगों को जब मैं ये टर्म इस्तेमाल करता हूँ ना सर्वर, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, या फिर बहुत कुछ होगा इसमें, या तो फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होगी सर्वर में। बिल्कुल भी नहीं। सर्वर एक कंप्यूटर ही है। आप चाहो तो, अगर आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है और अगर आप विलिंग हो, तो आप भी अपने सिस्टम को सर्वर बना सकते हो। ठीक है, आप अपने सिस्टम को तक सर्वर बना सकते हो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर। ठीक है, बट मेनली जो चीज़ें होती है वो OS के ऊपर डिपेंड होती है सर्वर की। सर्वर के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलती है, उसमें भी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, वो एक सर्वर एक कंप्यूटर ही है जिसको कंप्यूटर की तरह ही ट्रिगर किया जाता है और उसको कंप्यूटर की तरह ही हैंडल किया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ सर्वर क्या है। सर्वर एक फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, सपोज आपने 16 GB की रैम बना दी, आपने i7 प्रोसेसर ले लिया, आपने 2 TB की SSD डाल दी, और इसको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी देके आपने अपने इस सिस्टम को, PC को बनाया, और इस PC को बोल दिया कि भाई ये सर्वर है। तो यस, आप इसको भी सर्वर कर सकते हो। मतलब आप अपने रेगुलर, आपके पास जो लैपटॉप है, आपके पास जो PC है, उसको भी सर्वर होस्ट कर सकते हो। लेकिन हम मेनली करते इसीलिए नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि ये एक टेस्ट पीरियड तक चीज़ें ठीक है, लेकिन जब ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाती है तो इसको 24/7 ऑन रखना, फिर इसकी स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स जैसे हीटिंग इश्यूज़ वगैरह वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ये चीज़ यूजुअली करते नहीं हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वर। उसके बाद हम दूसरी चीज़ें समझेंगे। सो मेनली यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सर्वर होते हैं उसमें होते हैं डेडिकेटेड सर्वर, VPS सर्वर एंड शेयर्ड इन्वायरमेंट। जो डेडिकेटेड सर्वर होता है मतलब पूरा कंप्यूटर आपका। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्यूटर आपका, जो भी आप रैम डालो, जो भी आप प्रोसेसर डालो, ये पूरा कंप्यूटर आपका। जो VPS होते हैं इसका मतलब है VM। आप लोग VMware से तो इंट्रोड्यूस होंगे ही। ठीक है, VMware के बारे में आपको पता ही होगा। सो VM के थ्रू आप नई नई OS डालते हो ना अपने सिस्टम में, तो वही एक बड़ा सा सर्वर होगा जिसके अंदर अलग अलग VM होगी, अलग अलग उस VM की रैम होगी,
और सबका अपना एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट होगा। दैट्स कॉल्ड VPS सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। VPS का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। जब कभी गाइस आप माई प्रोग्रामिंग करियर के एपिसोड्स देख रहे हो तो एक काम करो, अपने साथ नोटपैड ओपन करो और मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ, जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करके रखो, आपको बेनिफिट होगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग शेयर्ड इन्वायरमेंट की। अब क्या हुआ, एक बड़ा सा डेडिकेटेड सर्वर है, उसके अंदर VPS है। अब VPS को भी छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक बंदे को अगर 1 GB की ही स्पेस चाहिए तो उसको सिर्फ 1 GB की स्पेस एक VPS में से मिल जाएगी, बाकी उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा VPS, वर्चुअल प्राइवेट, ये है हमारा शेयर्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, VPS के अंदर जो होस्टेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड इन्वायरमेंट। शेयर्ड इन्वायरमेंट में कुछ भी ज़्यादा एडिशनल अथॉरिटी नहीं होती है। जो शेयर्ड इन्वायरमेंट होते हैं उसमें केवल इतनी ही अथॉरिटी होती है कि वो जो है वहाँ पे जो स्पेस मिली है उसके ऊपर चीज़ें होस्ट कर सके। वो VPS एडमिन के हाथों में होता है कि उसको कैसे मैनेज करना है उस शेयर्ड सर्वर को। ठीक है, तो वहाँ पे कोई एडिशनल अथॉरिटी होती नहीं है। लेकिन ये तो हो गई हमारे फिजिकली सर्वर्स की बात। लेकिन एक प्रोफेशनल सिस्टम को होस्ट करने के लिए सर्वर में भी कई सारी चीज़ें होती है, जिसके बारे में हमें जानना होगा। सर्वर्स के अंदर सर्वर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें उनको समझना होगा। ओके, एक हम इमेज करते हैं, एक 128 GB रैम के साथ इंटेल का Xeon का प्रोसेसर है, कोई भी आप ले लो, इंटेल Xeon का। ठीक है, सपोज करो कि 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स हाइड्रो थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्होंने बनाया है। ठीक है, और हाइपर थ्रेडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हाइपर थ्रेडिंग। तो टोटल 24 कोर का CPU है, उसके अंदर 5 TB की रैम लगी हुई है, और 5 TB की SSD लगी हुई है, और 1.5 Gbps की इंटरनेट स्पीड है उसके पास। चलो, इतनी चीज़ें तो उसके पास अवेलेबल है। ये एक बड़ा सा डेडिकेटेड सर्वर बन गया। अब क्या होगा, इस सर्वर, ये सिर्फ डेडिकेटेड सर्वर बना लेने से काम नहीं चलेगा। इसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिसके थ्रू ये सर्वर सच में सर्वर बने। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ये सर्वर बनेगा कैसे। सबसे पहला की फैक्टर होगा कि फिजिकल इन्वायरमेंट तो है, लेकिन OS कौन सी डाले। तो जैसे विंडोज़ सर्वर अवेलेबल है जो कि प्रोप्राइटर है, ऑब्वियसली बात है। उसके अलावा सर्वर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है लिनक्स। आपको ऐसा लगता होगा कि लिनक्स की क्या यूज़ है, कि कौन यूज़ करता है आजकल, लेकिन 95% ऑफ सर्वर्स लिनक्स पे चलते हैं। ठीक है, और लिनक्स मोस्ट पॉपुलर है, और मेरी सबसे फेवरेट OS उबंटू है लिनक्स चलाने के लिए। और अगर कभी मौका मिला तो डेफिनेटली मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी सीरीज़ पब्लिश करूँगा माई प्रोग्रामिंग करियर की, और उसमें मैं सिखाऊंगा कि स्क्रैच से सर्वर कैसे बनाते हैं, कैसे चलते हैं चीज़ों के साथ। लेकिन एट प्रेजेंट लिनक्स मोस्ट पॉपुलरली यूज़ होता है। ठीक है, लिनक्स में CentOS, उबंटू, रेड हैट, ये सब इन्वायरमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें डेबियन बेस OS एक तरफ है, एक तरफ रेल बेस OS है। तो इसके बारे में अगर ज़्यादा पढ़ना है तो रेल क्या है, डेबियन क्या है, इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, आपको अपने आप ही इसकी सारी नॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो आपने सर्वर डाल दिया, OS डाल दी उसके अंदर। ठीक है, मतलब आपने अपना आधा काम तो कर लिया, उस OS ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उबंटू सर्वर डाला या CentOS डाली, आपने जो भी डाली, सपोज करो उबंटू सर्वर डाला, लेकिन स्टिल आपकी सिस्टम जो है वो, आपका सर्वर जो है वो आपकी सिस्टम को होस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा एक वेब सर्वर। वेब सर्वर वो चीज़ होती है जो आपके URL के कॉल को लिसन करती है और सामने आउटपुट देती है। मतलब आपने tech-freedom.com डाला तो वहाँ पे आउटपुट के थ्रू क्या आना चाहिए और क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना है, ये सब वेब सर्वर के हाथों में होता है। सेकेंड आपको चाहिए डेटाबेस सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर कई टाइप के हैं, उसके बारे में ही हमें आज डिस्कस करना है और आज का एपिसोड उसके ऊपर ही होने वाला है। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कि डेटाबेस सर्वर कौन कौन से रहेंगे और हम किस तरीके से उसको डाल सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको प्राइमरली डालनी पड़ेगी अपनी एक प्रोफेशनल सिस्टम को लिखने के लिए। अब इसके अलावा तो कई सारी चीज़ें होती है, ठीक है, इसमें सब पार्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे DNS सर्वर होता है, मेल सर्वर होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें होती है। ठीक है, मेल सर्वर में भी पोस्टफिक्स, XM है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद मेल डिलीवरी एजेंट है, DNS सर्वर में Bind9, जैसे कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है, जो आप डालोगे, बट मेनली ये दो चीज़ें होती है जो एक सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। ओके, वेब सर्वर में सबसे पहले तो अपाची या फिर Nginx मोस्ट पॉपुलर, ये दोनों है एट प्रेजेंट। ठीक है,
अगर आपको PHP बेस या किसी भी ओपन सोर्स लैंग्वेज के बेस पे अगर वेब को सर्व करना है, लाइक Node.js, PHP, या फिर आपको चाहिए Python if you want other scripting language like frameworks अगर आपको चाहिए like Laravel, तो उनके लिए मेनली हम लोग यूज़ करते हैं Apache या फिर Nginx। अब इन दोनों में अगर मुझसे पूछे तो मुझे फेवरेट Nginx है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, बट Apache दुनिया का सबसे पॉपुलर फर्स्ट नंबर पे है वेब सर्वर है, और Nginx जस्ट सेकेंड रैंक पे है। बट Nginx काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू Apache, और इसका रीज़न सिंपल सा है, Apache इज़ वेरी हैवी एंड Nginx इज़ वेरी 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 लाइट। ठीक है, इनफैक्ट मैं कुछ रिसेंट ब्लॉग्स के पढ़ रहा था, उनके अकॉर्डिंग्स फेसबुक भी Nginx का यूज़ करता है अपने वेब सर्वर्स को हैंडल करने के लिए। सो Nginx काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हम लोग इसका मेनली यूज़ करते हैं। अब डेटाबेस सर्वर ये वो चीज़ है जो आपके डेटाबेस के सर्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब डेटाबेस क्या है, उसका सर्व क्या है, इन सब के बारे में बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं डेटाबेस क्या है और उसका सर्वर क्या है। डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है जो कि कलेक्शंस ऑफ डेटा होता है, और उसका जो सर्वर होता है वो कलेक्शंस ऑफ डेटा जो है उसको सर्व करने का काम करता है। अब इससे पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन से डेटाबेस सर्वर मार्केट में अवेलेबल है। जिसमें अवेलेबल है Oracle DB, Oracle का डेटाबेस है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का MS SQL है, MS SQL सर्वर। उसके अलावा MySQL है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा है MariaDB जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और इस तरफ हमारे पास उसके अलावा है जैसे MongoDB जो कि अभी हम इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं। NinjaDB है हमारे पास जो कि WhatsApp भी अपने बैकएंड सिस्टम के लिए उसका यूज़ करता है, अगर आपने WhatsApp के बारे में स्टडी किया हो तो। ओके, अब इन सब इतने सारे की ज़रूरत क्या पड़ी? इसके अलावा तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ढेरों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है जिसको DBMS बोलते हैं। जिन का मैंने नाम लिया है ना, इन सारे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग DBMS बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और जैसे हमने बात की, Oracle है, MySQL है, MariaDB है, या फिर MS SQL सर्वर है, ऐसे तो कई सारे हैं, Mongo है, ठीक है, ऐसे कई सारे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इतने सारे अलग अलग सर्वर्स का काम क्या है। देखिए, डेटा को स्टोर करना इज़ ऑलवेज ए चैलेंज। तब तक ये चैलेंज नहीं था जब तक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं था। लेकिन आज आप गूगल को देख लो, आज आप यूट्यूब को देख लो, आज आप जीमेल को देख लो, आज आप फेसबुक को देख लो, आज आप व्हाट्सएप को देख लो। रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप डेली 50 मिलियन मैसेजेस ट्रांसफर करता है, और ये लॉकडाउन में और भी बढ़ गया होगा। ओके, सो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हमें अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। बट डेटा को मेनली 2 अप्रोचेस से स्टोर किया जाता है। जो डेटा है उसको 2 अप्रोचेस से स्टोर किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ओके, सो डेटा को 2 अप्रोचेस से स्टोर किया जाता है, SQL एंड नो SQL। मतलब या तो SQL होगा या तो नो SQL होगा। तो ये 2 अप्रोचेस है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। डेटा प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सिस्टम के बेस में हमेशा डेटा होता है। लेट मी प्रूव माई स्टेटमेंट। यूट्यूब है, यूट्यूब का डेटा क्या है? उसके वीडियोस। जीमेल है, उसका डेटा क्या है? आपके ईमेल्स। गूगल है, उसका डेटा क्या है? पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया की वेबसाइट्स। आपका व्हाट्सएप है, उसका डेटा क्या है? आपको मिले हुए मैसेजेस और आपने किए हुए मैसेजेस, राइट। इसका मतलब है एक भी सिस्टम ऐसी नहीं है जो विदाउट डेटा नहीं बनी है। आप फूड डिलीवरी सिस्टम्स को देख लो, हर एक के पास रेस्टोरेंट का डेटा है, उसके मेन्यू कार्ड्स का डेटा है, उसके अलावा हर एक अलग अलग चीज़ों का डेटा है, उसके प्राइस है, सब कुछ तो डेटा ही है।
जब आप प्रोग्रामिंग में डेटा वर्ड का यूज़ करते हो तब आपका जो आपके जो कहना होता है वो केवल इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन. ओके, डेटा कैन बी एनीथिंग इन प्रोग्रामिंग. लाइक आपकी वेबसाइट भी एक डेटा है. आपके जो मैं आप मेरा वीडियो सुन रहे हो ये भी एक डेटा है. आपको जो मेरी आवाज़ आ रही है ये भी एक डेटा है. ठीक है, मेरे वॉइस इनकोड हो रही है ये भी एक डेटा है. आप जूम मीट जैसी प्रोफेशनल मीटिंग सिस्टम्स में काम करते हो वो भी तो एक डेटा ही है. वहाँ पे भी तो आपको सामने वाले की आउट वॉइस मिलती है और आपकी वॉइस वहाँ पे जाती है. वो भी तो एक डेटा ट्रांसमिट का ही काम करती है बिकॉज वहाँ पे तो आपको इंटरनेट लगता ही है. तो एवरीथिंग इन प्रोग्रामिंग इज डेटा और विदाउट डेटा प्रोग्रामिंग का कोई काम नहीं है. ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मैंने 2 अप्रोचेस के बारे में बात की ना, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, ये दोनों क्या है. एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड नो एसक्यूएल का मतलब होता है नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. अब इन दोनों के डिफरेंस यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा और जो मोंगोडीबी हम सीखने वाले हैं थ्रू आउट दिस सीरीज ये जो है ये नो एसक्यूएल बेस्ड सिस्टम है. और क्या बेनिफिट है नो एसक्यूएल के उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे एसक्यूएल के बारे में. देखो, एसक्यूएल जब डेटा स्टोर करता है तो वो टेबल में डेटा स्टोर करता है और कलेक्शन ऑफ टेबल को बोला जाता है डेटाबेस. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स को बोला जाता है डेटाबेस. अब वो टेबल में कैसे डेटा स्टोर करता है, अगर आपको एक्सेल आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी. मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे. सपोज करो स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें 4 कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का सेम डेटा है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें एक एक रो करके डेटा इंसर्ट करता जाऊँगा. राइट, रो बाय रो डेटा इंसर्ट होगा. फर्स्ट नेम में सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम में सारे स्टूडेंट्स का लास्ट नेम आएगा, ईमेल एड्रेस में सारे स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर में सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर आएगा. तो मतलब मेरे पास टोटल 100 रोज हो गई क्योंकि 100 स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा था ये सेम फील्ड्स का और मैंने उस टेबल में फिट कर दिया. ये बन गया मेरा एक टेबल. अब ऐसा ही एक दूसरा टेबल है मेरे टीचर्स के लिए जिसमें टीचर्स का नाम, उसकी प्रोफेशन, उसका क्या है, मतलब कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट है वो, और उसकी कुछ ऐसी डिटेल्स है जो 100 टीचर्स की मेरे पास है. तो उसका भी एक अलग टेबल बन गया. अभी इन दोनों टेबल्स की कॉम्बिनेशंस को मैंने एक डेटाबेस में कन्वर्ट कर दिया जिसको मैंने नाम दिया एकेडमी. ठीक है, एकेडमी नाम दिया जिसके अंदर स्टूडेंट का भी एक टेबल है और एक टीचर्स का भी टेबल है. अब ये तो 100 स्टूडेंट्स की बात है. इसी जगह पे मेरे पास 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितने चाहो उतने मैं इधर इंसर्ट कर सकता हूँ. ओके, जितने चाहूँ उतने जो उतनी रोज़ है जो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ और वो रो मेरी मेमोरी में ऑक्यूपाई होगी साइज उस रो की. ठीक है, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी मेमोरी में, जितनी मेरी मेमोरी अवेलेबल होगी उतना मेरा MySQL डेटा स्टोर कर सकता है. अब मैं SQL सिस्टम के लिए एग्जांपल में ले रहा हूँ MySQL. ठीक है, क्योंकि जो SQL बेस्ड सिस्टम है उसमें इंक्लूड होते हैं MySQL, Oracle, MS SQL जो माइक्रोसॉफ्ट का SQL सिस्टम है. ठीक है, MariaDB, ये जो कुछ सिस्टम्स हैं वो SQL बेस्ड सिस्टम है. Mongo, NinjaDB या फिर ऐसे जो प्रोफेशनल सिस्टम्स है ये सभी के सभी नो SQL बेस्ड सिस्टम्स है. ओके, तो मैं SQL की सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं MySQL का एग्जांपल ले रहा हूँ. तो देखिए, आपने टेबल्स बनाए बहुत सारे, उसमें डेटा भी इंसर्ट किया रोज़ के फॉर्म में, और आपने उन सभी टेबल्स का कलेक्शन को एक नाम दिया है एक डेटाबेस का, जैसे एकेडमी. अब एकेडमी के अंदर 3 टेबल हो सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग का, एक स्टूडेंट्स का, और एक कोर्सेज का, एक स्टूडेंट्स का और एक टीचर्स का. और यूजिंग Node.js या फिर यूजिंग PHP जब चाहो तब आप इन डेटाबेसेस में से डेटा फेच कर सकते हो. डेटाबेस का यूज़ करते हुए टेबल तक पहुंचोगे और टेबल में से रोज़ फेच कर सकते हो. ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास 10 करोड़ स्टूडेंट्स का डेटा है, 10 करोड़. ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, डेटा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई क्यों, क्योंकि हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बना. ठीक है, अब मुझे वो 10 करोड़ में से केवल एक ही रो चाहिए, तब क्या होगा,
मुझे बताना पड़ेगा ना। मैं ऐसे बोल सकता हूँ उन लोगों को कि भाई जिसका नाम आर्यन है फर्स्ट नेम और जिसका लास्ट नेम है अंदरपा, यही स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स मेरे सामने रख दो। तो ये क्या करेगा, 10 करोड़ रोज़ को प्रोसेस करेगा और उसमें से वही चीज़ उठाएगा जो उसको चाहिए। ठीक है, एक ही रो लेके मुझे रिटर्न कर देगा, लेकिन इसके लिए उसको 9 करोड़ 99,99,099 रोज़ तो अननेसेसरी प्रोसेस करनी पड़ी ना, राइट। उसको अननेसेसरीली प्रोसेस करना पड़ा। मतलब जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग उतना ज़्यादा सीपीयू का यूसेज, जितना ज़्यादा सीपीयू का यूसेज उतना ही ज़्यादा सर्वर पे लोड, क्योंकि सर्वर एक है ना, सर्वर की 8 GB रैम। आप अपना सिस्टम चलाते हो तो आपको 16 GB रैम में भी कभी कभी फील होता है यार ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, अब वही सिस्टम को तो वेब के थ्रू हज़ारों लोग यूज़ करेंगे। सपोज आपकी गवर्नमेंट की पोर्टल होती है ना स्टूडेंट्स की, जहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं, सपोज करो, तो अगर 10 लाख स्टूडेंट्स ने रिजल्ट अनाउंस किया है तो 10 लाख स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्रोफाइल फैच करेंगे वहाँ पे रोल नंबर डाल के। तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि जिसका ये रोल नंबर है उसको ये दिखाओ, जिसका ये रोल नंबर है उसको ये दिखाओ। ठीक है, जिसका ये रोल नंबर है उसके लिए ये रो है, जिसका ये रोल नंबर है उसके लिए ये रो है। तो ये स्टूडेंट्स तो वहाँ पे तो रिजल्ट जाएंगे ही ना, फैच होके दिखाई देंगे ही ना वो रिजल्ट्स, राइट। तो वही चीज़ें हमें प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि 10 लाख बार एक ही चीज़ को प्रोसेस करना पड़ेगा। 10 लाख रो है तो 10 लाख बार वही चीज़ करनी पड़ेगी, वो रोज़ को प्रोसेस करना पड़ेगा। बहुत सारा सीपीयू यूज़ होगा। सीपीयू से प्रॉब्लम नहीं है, अगर इतनी सारी रिक्वेस्ट एक बार हर बार आती रही तो सर्वर ओवरलोडेड हो जाएगा और इस वजह से सर्वर क्रैश हो जाता है, तो वेबसाइट कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। तो इन सब की प्रॉब्लम्स की वजह से और ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से डेवलपर्स को लग गया था। ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं। ठीक है, ये लोग मतलब आज से 20 साल पहले क्या टेंशन आ सकता है उसको लेकर अभी रिसर्च स्टार्ट करते हैं और उसके सोल्यूशंस ढूंढ के रखते हैं। सपोज 50 मिलियन मैसेजेस व्हाट्सएप ट्रांसफ़र कर रहा है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसके पास डेली बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आता है। तो व्हाट्सएप को क्या चाहिए कि हमें इतना सारा डेटा तो स्टोर करना ही करना है अपने पास, लेकिन हमें जो है ये डेटा का प्रोसेस भी करना होगा। और 50 मिलियन में से कोई एक ही मैसेज स्टूडेंट मांग सकता है, इट्स अप टू हिम कि हिम और हर कि उसको कौन सा मैसेज देखना है, तो हमें वो देना भी है और ये सभी के सभी लोग को देना है हमें। ठीक है, हमारी व्हाट्सएप की सर्विस कभी भी डाउन नहीं जानी चाहिए, उसकी ये रिक्वायरमेंट है। जब उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है तो वो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यार ये टेबल्स और रोज में तो हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि एक इंसान, आप में से किसी को मैं बोलता हूँ भाई ये एक्सेल की शीट है मेरी, इसमें 10 करोड़ कॉलम्स है, इसमें से कोई एक कॉलम फाइंड करके दो, कितना टाइम लगेगा, एक इंसान को तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर हमारे से तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, तो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से उसको प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको 10 करोड़ रोज़ को प्रोसेस करने में कम से कम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड तो जाएंगे ही ना, और अननेसेसरी सीपीयू ड्रेन होगा। तो साइंटिस्ट को लगा कि नहीं भाई, एसक्यूएल अप्रोच ठीक नहीं है डेटा को स्टोर करने के लिए। इन्होंने क्या कहा, नो एसक्यूएल हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, और इन्होंने कहा नो एसक्यूएल, अब हमें एसक्यूएल नहीं चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने नो एसक्यूएल बेस्ड सिस्टम्स बनाए। नो एसक्यूएल बेस्ड सिस्टम कैसी होती है, जो कि फाइल स्टोरेज में डेटा राइट करती है। क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हम फाइल्स जितनी भी स्टोर करें हमें कभी भी प्रॉब्लम तो होती नहीं है ना फाइल स्टोर करने में, क्योंकि आपका विंडोज़ ही, आपकी विंडोज़ की लाखों फाइल्स होगी सी ड्राइव में, आपको कभी भी प्रॉब्लम हुई नहीं होती है। ठीक है, जो हमारे एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं उनको ये बात पता होगी, जब आप एंड्रॉयड SDKs इंस्टॉल करते हो तो अराउंड 3,60,000 से भी ज़्यादा फाइल्स होती है हमारे पास इंस्टॉल्ड। इतनी सारी फाइल्स इंस्टॉल होती है, एंड्रॉयड स्टूडियो इतनी सारी फाइल्स के साथ काम करता है एक साथ। ठीक है, इतनी फाइल्स के बावजूद हमें कभी प्रॉब्लम हुई, कभी भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि SSD से फाइल रीड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, SSD की अगर आप स्पीड देखो फाइल रीडिंग की, तो रीड एंड राइट की स्पीड अराउंड 800 MB पर सेकेंड, 900 MB पर सेकेंड की होती है। और अभी तो NVMe 2 आ गया है जो कि मॉडर्न सिस्टम्स में होता है, इनकी तो स्पीड और ज़्यादा है। और एक ब्लॉग में मैंने पढ़ा था इनकी स्पीड 3.5 GB पर सेकेंड तक की आप ड्रेन खींच सकते हो अगर आप में एबिलिटी है तो। हमारी रैम ही देख लो, हमारी रैम की स्पीड कितनी होती है, रैम की ही, वो हमारे प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो रैम की स्पीड कितनी देगा। तो 41 GB पर सेकेंड की स्पीड दे। सपोज अभी मेरे पास जो प्रोसेसर है i7 का, वो प्रोसेसर 41 GB पर सेकेंड की स्पीड से रैम के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, उसकी ये स्पीड है, राइट।
इसी के तरीके से हम लोग की हर एक चीज़ों की अपनी अपनी स्पीड होती है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम रोज़ को प्रोसेस कराएंगे तो प्रोसेसिंग पावर लगेगा, लेकिन अगर हम उसको फाइल सिस्टम में लोड कर दे तो प्रोसेसिंग पावर तो लगेगा नहीं, बस फाइल ढूंढनी है, और फाइल ढूंढने में तो प्रोसेसर हमारे एक्सपर्ट है पहले से ही। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये टेबल और कॉलम्स को तो हटा दो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी डेवलपर के लिए। सपोज करो आपने 4 कॉलम का टेबल बना दिया और उसमें 10 करोड़ डेटा इंसर्ट कर लिया। अब आप चाहते हो कि मैं 5वीं कॉलम इंसर्ट करूंगा, तो वो 10 करोड़ का जो डेटा है वो तो 4 कॉलम वाला ही है। तो अब 5वीं कॉलम के लिए 10 करोड़ का डेटा फिर से कैसे एडजस्ट करोगे? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि टेबल को एडजस्ट आप नहीं कर सकते थे टेबल में, ठीक है। चाहे आप किसी भी सिस्टम की बात कर लो, MySQL की बात कर लो, ओरेकल DB की बात कर लो आप, ठीक है, चाहे आप इसकी बात कर लो, व्हाट यू कॉल मेरी DB की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, उसमें एक ही प्रॉब्लम थी, अगर आपने एक बार टेबल बना दिया तो वो टेबल की बाउंड्रीज आप क्रॉस नहीं कर सकते। 4 कॉलम तो 4 ही कॉलम, आप 10 साल के बाद भी 4 ही कॉलम आपको डालनी पड़ेगी, आप 5वीं कॉलम क्रिएट नहीं कर सकते खुद से, जिससे टेबल का लुक के साथ साथ टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा ना। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, इसमें भी तो प्रॉब्लम थी इनको। इन्होंने क्या कहा, हम जितना इंसर्ट करना चाहिए उतना इंसर्ट होना चाहिए, एक बार 10 कॉलम, एक बार 9 कॉलम, हमारी मर्जी, हम जैसे करना चाहे वैसे करें, ठीक है। एक बार 10 कॉलम डालेंगे, एक बार 9 कॉलम डालेंगे, एक बार 15 डालेंगे, एक बार 20 डालेंगे, हमारी मर्जी। तो इन्होंने कहा कि हाँ, इस बेस पे हम काम कर सकते हैं। तो जो NoSQL सिस्टम है ये सीधा हमारी फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर करता है, और फाइल सिस्टम में ये JSON फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पर वो टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, यहाँ पर वो JSON में। JSON का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। ये JSON का फुल फॉर्म है। सो JSON में ये डेटा स्टोर करता है। JSON का डेटा स्टोर करने की एक एबिलिटी है की/वैल्यू, मतलब की होगी उसकी वैल्यू होगी, की होगी उसकी वैल्यू होगी। ऊपर क्या था कि कॉलम नेम डिफाइंड थी ना, पहले क्या था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब फर्स्ट नेम की कॉलम में आपको सारी की सारी फर्स्ट नेम की वैल्यू डालनी है, लास्ट नेम की कॉलम में आपको लास्ट नेम की वैल्यू डालनी है, ये तो फिक्स था। लेकिन इसमें क्या है, की/वैल्यू। की/वैल्यू का क्या मतलब है, फर्स्ट नेम आर्यन, लास्ट नेम की अंदर पाफ, ईमेल एड्रेस की ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके अलावा सपोज करो फ़ोन नंबर की ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें की/वैल्यूज़ के पेयर में डेटा स्टोर होता है। ये JSON में फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। इसकी सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर करता है, जितनी की आप डालना चाहो उतनी की डाल सकते हो, इसमें की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने एक रिकॉर्ड में बोला फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। अब दूसरे डेटा को जब मैं स्टोर करने जा रहा हूँ तब मैंने सिर्फ 3 दिया इनमें से, तो भी चल जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ एक अलग अलग फाइल बनेंगी और फाइल में डेटा स्टोर करेगी, ठीक है। तो और फाइल को एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, कैसे डेटा आ रहा है कैसे डेटा जा रहा है, ठीक है। ओके, MongoDB इसी के बेस पे बनी हुई सिस्टम है। अब मैं MySQL और MongoDB के थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल की ओर चलूँगा और मैं MongoDB का एक इंस्टॉलेशन आज आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके इंस्टेंस लोड करेंगे हम लोग, और उसी के साथ जो है हम लोग MongoDB के साथ वर्क अराउंड स्टार्ट करेंगे और एक बेसिक Mongo शेल में ओपन करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो है हम आगे की चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ करेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले तो आपके MySQL vs MongoDB। हमने SQL बेस्ड सिस्टम में क्या जाना, डेटाबेस होता है, टेबल होता है, टेबल के अंदर डेटा रोज में होता है। लेकिन जो NoSQL सिस्टम होती है उनमें अलग होता है, उनमें डेटाबेस की तरह ही होता है, लेकिन उनके अंदर होते हैं कलेक्शंस, इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्शन। टेबल की जगह यहाँ पे बन जाते हैं कलेक्शन है, MongoDB में इसको बोला जाता है कलेक्शन। हर एक कलेक्शन के अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट यानी कि आपकी अलग अलग रो, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंट है। सो अब यहाँ से हम हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मोंगो को कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले तो मेरा ये वीडियो समझना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ठीक से इसको नहीं समझा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। सो आई सजेस्ट यू कि आप वीडियो को रिवाइंड करके भी अगर आपको समझ नहीं आया सो प्लीज़ समझ लीजिए और अपने कमेंट्स कंटिन्यू करिए। आपके कमेंट्स की वजह से और आपके लाइक्स की वजह से मुझे आगे और अच्छा काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है। सो लाइक भी करते रहिए और कमेंट्स भी करते रहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। लेट मी ब्रिंग माई NVIDIA हियर। Okay.
Okay everyone, so let's begin. मैं MongoDB को सबसे पहले इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो MongoDB इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। कोई भी अपना डिजायर्ड वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। फॉर मी इट्स गूगल क्रोम। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल क्रोम में MongoDB डाउनलोड। ओके, यहाँ पे ये ओपन हो गया है। आपको इस तरीके से लिंक मिलेगा MongoDB कम्युनिटी डाउनलोड, इसमें जाएंगे। यहाँ पे देखिए MongoDB को अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है तो इनके अपने क्लाउड में आप स्टोर कर सकते हो MongoDB के डेटाबेस, और ये पेड है। यूजुअली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। जिनको हाई स्केल सिस्टम्स चाहिए और प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए वो जाइए इस चीज़ के साथ। बट अगर आपके पास अपना VPS सर्वर है तो आप अपने VPS पे भी Mongo को स्टोर कर सकते हो। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग। ओके, अभी ये MongoDB एंटरप्राइज सर्वर, इसको इग्नोर कर देंगे। अब HH प्रेस करते रहना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आ रहा है अवेलेबल डाउनलोड्स। यहाँ पर इसने आपकी सिस्टम्स को भी डिटेक्ट कर लिया कि आप कौन सी OS यूज़ कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सेटअप किया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो बदल सकते हो। तो इसलिए मैं डाउन एरो करके सीधा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे है वर्जन, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है 5.0.2। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 5.0.2 है। आपके टाइम पे शायद बदल सकता है अगर आप बाद में ये वीडियो को देख रहे हो तो। अब इसके नीचे जो ये लिस्ट है इसमें आप वर्जन चेंज कर सकते हो किसी भी के ऊपर क्लिक करके, लेकिन मैं इसको बदलूंगा नहीं। अच्छा, इसके नीचे गए हम लोग, यहाँ पे मिल रहा है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडिटेड है विंडोज, मतलब सिलेक्टेड है विंडोज, लेकिन ये देखिए 20 OS सपोर्टेड है, ठीक है। कौन कौन सी है? Amazon Linux 2, ARM64 है, Debian है, मैं Red Hat CentOS, CentOS 8, ARM64, ये सोर्स है TGZ, आप इसको ले सकते हो। Zip, SUSE 12, SUSE 15, Ubuntu 18.04, ठीक है। ये जितने भी OS के लिए आप इधर एंटर करोगे वो OS अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे है पैकेज टाइप, कौन सी लेना चाहते हो आप। MSI सिलेक्टेड है, MSI रहने देना है। Zip अवेलेबल है लेकिन मत लो इसको, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड बटन है, इसके ऊपर हम लोग एंटर कर देंगे। Okay. Download should be begin. Let's check download start हुआ या नहीं। Okay. MongoDB community button graphic heading description button list with 6 items link current releases and packages. Out of list button graphic heading description clickable button graphic heading description. MongoDB community server heading level 4 visited link button. MongoDB offers both an enterprise and database indexing and real distributed sys horizontal scalability with native sharding. The MongoDB enterprise server gives you all of learn what heading level 4 available downloads. Clickable version edit 5.0.2 list with 8 items clickable 5.0.2 left pair. Okay. Clickable heading description graphic download button. अच्छा, यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है, सिंपल है। Information window Friday 20 August user promoted notification area tool MongoDB ops 20 MongoDB system menu X button download button graphic heading display. यूजुअली इसकी जो वेब है उसमें थोड़े बहुत एक्सेसिबिलिटी इश्यूज है। मैंने डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दिया है। Downloads more actions menu heading left table with 20 rows and 8 columns clickable today heading level 2 row 1 column 1 Mongo Windows column 3.3 MB /s-29.9 MB of 274 MB 1 min left. ओके, ये अराउंड 1 मिनट में मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। काफ़ी कम साइज़ है इसकी, अराउंड 218 MB की साइज़ है। ये जो डाउनलोड बटन है इसमें कुछ बेसिक एक्सेसिबिलिटी इश्यूज है जिसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। 37%. ओके, 37%। Okay, it's getting downloaded. Column 4, column 3, 3.2 MB /s-140 MB of 274 MB, 41 seconds left. 57%. 3.2. 3. Column 4, column 3, 3.2 MB /s-165 MB of 274 MB, 33 seconds left. Column 4, column 3, 3.4 MB /s-181 MB of 274 MB, 27 seconds left. 67%. Okay, ये डाउनलोड हो रहा है। Column 4, column 3, 3.2 MB /s-207 MB of 274 MB, 21 seconds left. 274 MB की साइज है इसकी। So it's getting downloaded. 87%. Okay, it's about to complete.
97%. ओके इट्स डन, Download complete colon. Mountain या dash इट्स Windows 10. डन, इट्स डन। अब मैं इसको बंद कर दूंगा Alt F4 से। Ops 27.0.1 left parent. 6. File Explorer. Okay. This PC. Restore unavailable X. This PC with D. Documents D. Down. Preview. Level 2 downloads collapsed 4. System Alt plus X. Items view list. ओके Yesterday. Today grouping expanded. Mountain dash Windows dash X86 line 64 dash 5.0.2 dash sign 1 of 107. Date mod type edit Windows installer package red update Mountain. ये विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज है, Windows dialog. एंटर करेंगे इसके ऊपर। The Windows installer dialog preparing to install MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent 64-bit right parent setup. Please wait while the setup with MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent 64-bit right parent setup. The setup wizard will install MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent 64-bit right parent on your computer. Click next to continue or cancel button. Next button alt plus cancel. Next button alt. ओके यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, MongoDB 5.0. ये इंस्टॉल हो रहा है। Alt plus P. I accept the terms in the license agreement. Checkbox not checked. Alt space. ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, अपन इसको एक्सेप्ट करेंगे। Button alt. Back button alt plus P. Next button alt plus S. Next पे MongoDB click करेंगे। 5.0 custom button alt plus U. Complete button. Cancel button. अभी यहाँ पे Back button alt plus P. इंस्टॉल कैसे करना है आपको ये पूछा जा रहा है, Custom button complete button alt. कस्टम करना है या कंप्लीट, तो मैं कंप्लीट पे क्लिक करूंगा। 5.0.2 2000 next greater button alt cancelled. Install MongoDB as a service checkbox checked. यहाँ पे है ये एक चेकबॉक्स, ये कभी कभी डाउट होता है कि इंस्टॉल MongoD एज ए सर्विस। सो MongoD जो है ना वो एक डिबन प्रोसेस है जो कि आपके सिस्टम में अप रहेगा, ठीक है, ऑल टाइम। अगर आप इसको बंद कर इसको अनटिक करोगे तो आपको Mongo मैन्युअली पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप MongoDB के साथ काम कर सकते हो। लेकिन फॉर बिगिनर्स ये अनेबल ही रखो। Run service as network service user run service as a local or domain user colon button run service as network edit selected MongoDB edit selected C colon backslash edit selected C colon backslash left back button alt plus इन E. सबको इग्नोर कर Next दो, greater ठीक है, button अभी alt आपके लिए बिगिनर के लिए नेक्स्ट कर दो। Say MongoDB Compass. MongoDB Compass is the official graphical user interface for MongoDB. Install MongoDB Compass by checking below. His installer will automatically download and install the latest version of MongoDB Compass on this machine. You can learn more about MongoDB Compass. Back button alt plus install MongoDB Compass checkbox checked. अब MongoDB Compass ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यूजुअली MongoDB को मैनेज हम लोग इसके थ्रू करते हैं, कमांड्स के थ्रू करते हैं, लेकिन अगर आपको कमांड के साथ काम नहीं करना है तो आप MongoDB Compass के साथ भी काम कर सकते हो। और मैं इसको इंस्टॉल ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए आप इसका यूज़ मत करना। पहले हम MongoDB को बेसिक समझेंगे और उसके बाद जो है हम Compass का यूज़ समझेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। ओके, इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, इट्स गेटिंग इंस्टॉल्ड, ये इंस्टॉल हो रहा है। 44%, 76%. Download row 1 ops 27 ops 20 studio mode checkbox. Start virtual camera. Stop recording checkbox checked. Start virtual camera checkbox not checked. Stop MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus Okay, ये SSL install left हो रहा है। parent, 64-bit right parent. Setup installing MongoDB Compass left parent. This may take a few minutes right parent. Please wait while the setup wizard installs MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent. 64-bit right parent. Installing MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent. 64-bit right parent. Status colon cancel button. ओके, ये इंस्टॉल हो रहा है। इट मे टेक सम टाइम, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये थोड़ा सा तो टाइम लेगा ही इंस्टॉल होने में, बिकॉज इट्स वेरी वेरी बिग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे MongoDB Compass वगैरह भी है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा और इनके भी अपने अपने सर्वर्स रन करेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरे पास। लेट्स सी how many percentage it's done. MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent. 64-bit right parent. Setup installing MongoDB Compass left parent. This may take a few minutes right parent. Please wait while the setup wizard installs MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent. 64-bit right parent. Installing MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent. 64-bit right parent. Status colon cancel button. Installing MongoDB Compass left parent. This may take a few minutes right parent. Please wait while the setup wizard installs MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent. 64-bit right parent. Installing MongoDB 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent. 64-bit right parent. Status colon. अच्छा गाइज, ये MongoDB का जो Compass है ये इंस्टॉल हो रहा है। बाकी जो हमारा MongoDB है वो तो इंस्टॉल हो ही गया है ऑलमोस्ट। MongoDB Compass pane document busy blank initializing. ये Compass डाउनलोड हो रहा था और अभी इंस्टॉल हो गया है आई गेस। MongoDB Compass dash connect. MongoDB Compass dash connect. Clickable new connection. Favorites. Recents. Banner landmark. अच्छा, ये इसका इंटरफेस है, ये ओपन हो गया, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर MongoDB दूंगा। 5.0.2 2008 R2 plus SSL left parent. 64-bit right parent. Setup. Click the finish button to exit. ओके, MongoDB 5.0 फिनिश कर देंगे, ठीक है इसको। Download row 1 call downloads window. अब डाउनलोड्स को बंद कर देंगे। 27.0.1 left parent 6 desktop list Google Chrome not select content Mozilla free site. और ये MongoDB जो है मेरी सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अगर मुझे पता लगाना है कि Mongo इंस्टॉल हुआ है या नहीं, Search window search तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा CMD यहाँ पे। C left command prompt app press right to switch preview 1 to 1 level 1 कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है आपको। command prompt terminal C colon backslash users backslash aryan restore the command prompt. हाँ, ओके, मैंने मैक्सिमाइज़ किया है ताकि जो स्क्रीन रीडर जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है या फिर जिनके पार्शियली विजन है वो लोग इन चीज़ों को देख सके। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे MongoDB, ठीक है।
और एंटर करेंगे। Mongo is not recognized as an internal or external command. Operable program or batch file. C:\users/Aryan Kumar Creator. ओके MONGODB। Mongo is not recognized as an MONGOD. Mongo is not recognized as an ओके मोंगो इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज इंस्टॉलर और ओके ओके ओके। desktop list recycle. सो मोंगो सर्वर हमारा अप नहीं है, हमें इसको Start अप Windows. करना पड़ेगा। Movie Maker. Movie Maker app. MongoDB Compass app. Press right to switch preview MongoDB 101 level. Find Compass. results in apps 101 resource monitor. Sign.side. Performance monitor. Find results in settings 101. Duplicator extend. Find perform sign resource. Find results in MongoDB Compass. ओके MongoDB MongoDB कंपस पे Compass इंस्टॉल करके सर्वर अप कर सकते हैं हम यहीं से ही। Mog document. Load inclusion 14/30. MongoDB Compass dash connect. MongoDB Compass. Clickable. Evaluate the performance of your core. 5.10 at mongo-js/compass-explain plan inclusion. Clickable new connection. Favorites. Clickable new यहाँ पे न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। favorites. Reasons. List with 2 items. Clickable Joe 11. 2021 11 localist:27017. Clickable lock 3. 2020 localist:27000 out of list banner landmark heading level 2 new connection. Link favorite. Link fill in connection. Face your connection string left parent. SRV or standard clickable right parent. E.g Mongo plus SRV://username:/password cluster0-jtpxd.mongo.net/admin edit. Button connect. New to Compass and don't have a cluster? If you don't already have a cluster, you can create one. Button create free cluster. How do I find my connection string in Atlas? If you have an Atlas cluster, go to the cluster view. Click the connect button which you wish to connect. Link see example. How do I format my connection string? Link see example. Install plugins. Button close. Clickable new अच्छा connect. अभी हमें ये नहीं Favorites. चाहिए। Reasons. List with 2 items. Clickable Joe 11. 2021 11:47 a.m. ये कनेक्शन हमने पहले स्टेबल किया था, हम चाहते हैं कि वही कनेक्शन अपने आप बन जाए। Localist:27017. Menu button sub menu. ओके Clickable lock 3. 2023 out of list clickable new connection. Banner landmark new connection heading level next heading. Link favorite. E.g Mogit plus S. Mogit://local. Edit button. List with 2 items clickable. Menu button sub menu. Edit button. Connect button. MongoDB Compass. MongoDB Compass-localist:27017. Clickable tabs app performance. Clickable. ओके हमारा सर्वर जो है वो अप है, यहाँ से हम Start window, MongoDB start के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। Movie अब Maker, लेट मी ट्राई यूजिंग CMD। Mongo. Mongo is not recognized as an internal or external command. Operable program or batch file. C:\back. Okay, for that MongoDB Compass dash I localist. guess you have to restart your system, and once restart is happening आपकी जो सिस्टम है वो मोंगो को रिकग्नाइज करने लगेगी। सो विल मीट आफ्टर रिस्टार्ट। मैं जस्ट अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग की जो चीज़ें है वो सर्विस वर्क करने लगेगी। ओके सो लेट मी रिस्टार्ट माई मशीन फर्स्ट। ओके एवरीवन, यूजुअली मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट भी किया, मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट भी किया, लेकिन आई वॉज हैविंग सेम एरर। बट इस एरर को जो है मैंने सॉल्व कर लिया है। माइट भी आपके पास ये एरर ना आए, लेकिन मेरे पास इसलिए आई है ये एरर क्योंकि मैंने पहले मोंगो को इंस्टॉल किया था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया था। और जब मैं वापस में इसको इंस्टॉल करूँगा तो आई हैव टू प्रोवाइड इट्स पाथ टू माई पाथ वेरिएबल फिर से कि भाई मैं मोंगो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो पाथ वेरिएबल कैसे सेट करना है वो मैं आप लोग को सिखाता हूँ। ठीक है, सो चलिए। ओके सबसे पहले मैं विंडोज़ अपनी ड्राइव ओपन करूँगा। सी प्रोग्राम फाइल्स ओपन करूँगा जहाँ पे मोंगो इंस्टॉल किया है मैंने। ये रहा MongoDB, ये सर्वर है। यहाँ पे 5.0 जो मैंने चाहिए मैंने इंस्टॉल किया है। ओके बिन के अंदर गया। अब बिन के अंदर जाने के बाद मैं Alt D प्रेस करता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये पाथ जो यहाँ तक का पाथ है, बिन फोल्डर तक का पाथ है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करूंगा, सिस्टम वेरिएबल्स में P प्रेस करूंगा। ये रहा पाथ वेरिएबल क्रिएटेड है, तो न्यू नहीं बनाना है, इस पाथ वेरिएबल को एडिट करना है। एडिट और एडिट में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करना है क्योंकि हमें नया पाथ प्रोवाइड करना है। तो न्यू पे क्लिक किया और इधर जो मैंने पाथ कॉपी किया था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, एंटर करेंगे। ओके इग्नोर इट। ये पाथ ऐड हो गया है। ठीक है, 20 पाथ है इस वेरिएबल में। ओके किया है, अब ओके किया, एक और बार ओके किया। ठीक है, ये पाथ जो है ये अब ये सेट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग CMD ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं मोंगो।
MongoDB shell version v5.0.2 connecting to colon mongo :127.0.0.1:27,017 slash compressors equals disabled and copy service name equals mongo implicit session left brace quote colon new with left parent quote 460 60 74 80 -50 decibels -453 c -8 -3 f 35075 df 9 quote right parent right brace MongoDB server version colon 5.0.2 16 equals warning colon the quote mongo quote shell has been superseded by quote mongosh quote which delivers improved usability and compatibility. The quote mongo quote shell has been deprecated and will be removed in an upcoming release. We recommend you begin using quote mongosh quote for installation instructions. See https://docs.mongo.com/shell/shell/install/16 equals -- the server generated these startup warnings when booting colon 2021-08-20t16:24:37:0+05:30 access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted -- enable MongoDB 3 cloud -based monitoring service which will then receive ओके सो ये सब हमें यहाँ पे स्टार्टअप लॉग पता चल रहा है, ठीक है। अगर आप इस लॉग को फिर से रीड करना चाहते हो तो आपको नमलॉग की ऑफ करनी पड़ेगी एनवीडिया यूजर्स को, और नमपैड की जो आपकी कीज है 7 और 8 उसके थ्रू आप रीड कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे पूरी नोटिस लिखी हुई है। अब इन्होंने एक नोटिस दी है कि मोंगोश का आपको यूज़ करना होगा रादर देन मोंगोश इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन हम इसको अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे, वी विल इग्नोर दिस, ठीक है। अभी जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसको वैसा ही रहने दो। MongoDB 5.0.2 है एंड आई विल डेफिनेटली इन्फो अगर मोंगोश में कुछ अच्छा लगा और मैंने इसकी यूज़ करने के बाद। तो ये सक्सेसफुली हम लोग MongoDB के सर्वर में कनेक्ट कर चुके हैं। अब एक कुछ चीज़ें हैं जो मैं फिर से कहता हूँ, आपने मोंगो इंस्टॉल किया, ग्रेट, ठीक है। अब आपको अगर CMD में जाने के बाद मोंगो लिखने के बाद अगर आपको नहीं मिल रहा है, ये कैसा आ रहा है कि मोंगो इज़ नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड और प्रोबेबल और बैच फाइल, तो इसके लिए आपको अब जो है पाथ वेरिएबल में अपने मोंगो की बिन डायरेक्टरी का पाथ सेट करना होगा, ठीक है। यानी कि मेरे केस में क्या था, C प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, मोंगो सर्वर 5.0.2 और उसके अंदर बीन फोल्डर, यहाँ तक जो ये बीन है उसको भी हमें इंक्लूड करना है इस पाथ में, ठीक है। और इस पाथ को कॉपी करके आपको स्टार्ट मेन्यू में जाके दिस पीसी पे जाके राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है और वहाँ पे 2 टाइप्स के वेरिएबल होंगे, ठीक है। एक तो यूजर वेरिएबल होगा और एक सिस्टम वेरिएबल होगा। तो आपको सिस्टम वेरिएबल्स में जाना है और वहाँ पे पाथ वेरिएबल सिलेक्ट करना है और उसको एडिट करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है और वहाँ पे जो कॉपी किया हुआ पाथ है वो इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है, और एंटर करना है। फिर टैप करके ओके ओके करते रहना है, जितनी बार ओके आपको मिले और आपकी जो चीज़ है वो सेट हो जाएगी। सो ये मैंने मोंगो को कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास कितने डेटाबेस बने हुए हैं अगर मुझे ये जानना है तो अब हर एक चीज़ अब कमांड के बेस पे होगी, तो आपको कमांड्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये एट प्रेजेंट आप सिर्फ MongoDB का सर्वर हैंडल करना सीख रहे हो, और फिर जब आप ये सीख लोगे तो फिर आप MongoDB के जो सर्वर्स है उसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग सम स्क्रिप्ट्स लाइक PHP के थ्रू आप MongoDB के सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप Node.js का यूज़ करके MongoDB के सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे आपको अभी ये मैन्युअली कमांड लिखने पड़ते हैं वैसे नहीं लिखने पड़ेंगे जब आप एक वेब की एक पूरी सिस्टम बनाने जाओगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैकएंड स्क्रिप्ट अलग लिखी जाएगी, डेटाबेस अलग होगा, तो उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन बनाना है, तो वो आप किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ करोगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको मोंगो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से आपको जो है इसको ये समझना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो DBS, शो स्पेस DBS। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको पता चलेगा कितने डेटाबेस आपने अभी बना रखे हैं। SHOW DBS admin 0.000 GB config 0.000 GB local 0.000 GB greater कॉन्फ़िग एडमिन ये सब इसके पहले से बने हुए डेटाबेस है, इसको आप छेड़ना मत, लोकल वगैरह इसको एज इट इज़ रहने देना, ठीक है। अगर आपको मोंगो में नया डेटाबेस बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा यूज स्पेस डेटाबेस नेम, जैसे मैं बनाता हूँ यूज ट्यूटोरियल्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ DB। अगर आपको पता लगाना है कि आप कौन से डेटाबेस में काम कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा DB, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ट्यूटोरियल्स, अगर आपने DB लिख के एंटर किया तो आ रहा है ट्यूटोरियल्स, मतलब आपको यूज स्पेस डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। और आपको डेटाबेस को स्विच करने के लिए भी सेम कमांड है। अगर वो पहले डेटाबेस बना हुआ होगा तो उसमें स्विच कर देगा आपको, अगर आपका डेटाबेस बना हुआ नहीं होगा तो उसको बना के फिर आपको उसमें स्विच करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्यूटोरियल्स डेटाबेस में है। अब अगर मैं लिखता हूँ शो DBS DBS अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है। अभी ये यहाँ पे हमारा डेटाबेस लिस्ट इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने ये सेशन बनाने के बाद डेटाबेस बनाया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ exit पे एंटर किया, ठीक है। अब मैं वापस कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया। अब यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ मोंगो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो DBS
अच्छा, अभी हमारा डेटाबेस हमें शो नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम। USE. मैं लिखता हूँ यूज़ TU। TORIAL. Switch to DB tutorials. Greater. ठीक है। अच्छा, जब तक आप डेटाबेस में कोई कलेक्शन नहीं बनाओगे तब तक आपका जो डेटाबेस है वो परमानेंट नहीं रहेगा। सो लिव इट। अभी हम इसको कलेक्शन कैसे बनाना है या फिर क्या करना है उसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, जब हम लोग मोंगो के साथ टोटली स्टार्ट ओवर कर लेंगे। अभी जस्ट हमने डेटाबेस बनाया है, जब तक हम लोग कलेक्शन नहीं बनाएंगे तब तक डेटाबेस अपने आप को स्टोर नहीं करेगा अपने पास। तो एक बार हम वंस वी क्रिएट ए कलेक्शन डेटाबेस, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शो DBA में भी शो करने लगेगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है Ops 27.0.1. Select synthesis audio Microsoft Sound Mapper. आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में की है, और मोंगो को जस्ट हमने एक स्टार्टअप दिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ सो मेक श्योर करो मेरी आज की ये क्लास जो है, आज का ये एपिसोड जो है, इसको फॉलोअप करो। प्लीज़ डू पुट योर कमेंट्स, डू पुट योर लाइक्स और डिसलाइक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके साथ अपना रीज़न जो है वो भी आप डिस्क्राइब करिए, इन सारी चीज़ें जो है वो आप डिस्क्राइब करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। एंड या टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।